हेलो एवरीवन, वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली क्लास में अकाउंटिंग टर्म्स को स्टडी कर रहे थे। इस क्लास में भी हम उन्हें ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो अगली अकाउंटिंग टर्म है वो है कॉस्ट। क्या होती है? लागत किसे कहेंगे? तो यहाँ पर लागत से मतलब उस राशि से है, उस अमाउंट से है जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी सर्विस को हायर करने के लिए किसी भी पर्सन को दी जाती है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि एनी अमाउंट पेड या एक्सचेंज फॉर resources of goods and services। यहाँ लागत से अभिप्राय ऐसी राशि से है जो किसी गुड्स में लगने वाले रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल को प्राप्त करने के लिए या किसी सर्विस को हायर करने के लिए दी जाती है। जो अकाउंटिंग टर्म है वो है वाउचर। वाउचर क्या होता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो बिजनेस एंटिटी तैयार करती है किसी भी लेन देन के एविडेंस के रूप में। यहाँ पर हर बिजनेस एंटिटी अपने नाम से वाउचर तैयार करेगी ताकि ट्रांजैक्शन का प्रूफ रह सके। यहाँ पर हर वाउचर पर एक नंबर होता है जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है, जिससे पता चल जाता है कि हम कितनी ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, बिजनेस कितने लेन देन कर चुका है। तो वाउचर जो है, अगर बिजनेस एंटिटी कुछ परचेज करती है तो सेलर से उसे वाउचर रिसिप्ट मिलेगी, और अगर बिजनेस एंटिटी कुछ सेल करती है तो वो कस्टमर को वाउचर रिसिप्ट देगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वाउचर का मतलब जो है एक डॉक्यूमेंट से है, जो डॉक्यूमेंट लेन देन का एविडेंस सबूत होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है अकाउंटिंग टर्म है। डिस्काउंट जो है एक रिबेट या अलाउंस कह सकते हैं हम इसे। कोई रिबेट या फिर कोई अलाउंस है, हो सकता है, जो दिया जाता है किसको? परचेजर को और कौन देता है ये देता है सेलर। तो यहाँ पे अगर कोई भी वस्तु या सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी के द्वारा सेल की जाती है तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसको कुछ उसकी कोटेशन प्राइस या कैटलॉग प्राइस में से लेस कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाएगा? डिस्काउंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो दो तरीके की होती है। एक होगी ट्रेड डिस्काउंट और जो दूसरी है वो होगी कैश डिस्काउंट। अब बात आती है कि ट्रेड डिस्काउंट कौन सी डिस्काउंट होती है। सो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्काउंट होगी ट्रेड डिस्काउंट, इस डिस्काउंट का कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा
बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि ये जो डिस्काउंट होती है ये सेल को बढ़ाने के लिए दी जाती है। यहाँ पर जो लिस्ट प्राइस होती है उसी में से ये डिस्काउंट घटा दी जाएगी, और यहाँ इसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसी से एंट्री की जाएगी। तो यहाँ पर इस डिस्काउंट की कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कहीं इसको अकाउंट्स में मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि ये डिस्काउंट सेल को प्रमोट करने के लिए दी जाती है। जो कैटलॉग प्राइस होती है उसमें से ये डिस्काउंट घटाकर कस्टमर से वो पैसा ले लिया जाता है। यहाँ पर जो डिस्काउंट की सेकेंड टाइप है कैश डिस्काउंट, वो डिस्काउंट इस डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? यहाँ पर ये डिस्काउंट देने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि जब बिजनेस में उधार में सेल होती है तो उस उधार को जल्दी वापस कर लेने के लिए, मतलब कस्टमर से पैसा जल्दी से जल्दी हम बिजनेस को मिल जाए, इसलिए जो है बिजनेस एंटिटी अपने कस्टमर को कुछ रिबेट या अलाउंस देती है जिसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट क्या होती है, ये एक छूट है जो बिजनेस एंटिटी से उसके कस्टमर को मिलती है या किसी भारी सेलर से बिजनेस एंटिटी को भी मिल सकती है। अगर कोई डिस्काउंट रिसीव्ड होती है बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी के लिए वो क्या है? एक इनकम है, और अगर डिस्काउंट वो देता है अपने कस्टमर को तो यहाँ पर वो डिस्काउंट उसके लिए एक एक्सपेंस है। डिस्काउंट के 2 टाइप्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ सिर्फ कैटलॉग प्राइस में से घटा दिया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट को, लेकिन इसको जो है डेबिट किया जाएगा अगर ये डिस्काउंट बिजनेस एंटिटी ने अपने कस्टमर को दी है। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट को भी जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है एंट्री क्या होती है। एंट्री क्या होती है? एंट्री हम किसे कहेंगे? प्रविष्टि कहते हैं इसे हम हिंदी में, प्रविष्टि। तो यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन को are recorded in जर्नल में जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? प्रविष्टि बन जाती है। जब हम जर्नल में जो फर्स्ट बुक्स है अकाउंट की, जिसको जर्नल एंट्री बुक भी कहा जाता है, यहाँ पर इस बुक में जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तो वो क्या बन जाएंगी? एंट्री बन जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि राम purchased goods
of rupees 50,000 from मोहन। तो यहाँ पर ये होगी एक ट्रांजैक्शन। अब इसको जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो उसका एक तरीका है। जर्नल जब आएगा नेक्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया जाता है। इसके 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम जो है वो पार्टिकुलर का होता है, तीसरा कॉलम LF लेजर फोलियो का होता है, और ये अमाउंट का यहाँ पे डेबिट और यहाँ क्रेडिट। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन को करने के लिए मिनिमम कितने पर्सन की जरूरत है? 2 पर्सन की जरूरत है। तो जब 2 पर्सन के में ट्रांजैक्शन हो रही है तो एक डेबिट होगा और एक जो है क्रेडिट होगा। नेक्स्ट जब भी ये हमारे सिलेबस में आएगा क्लास में हम इसको डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन जिस दिन अक्कर हुई है वो डेट लिख दी जाएगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे 2 पार्टी है, एक है राम और एक है मोहन। तो जब भी गुड्स को परचेज किया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और वो किससे परचेज की जा रही है? सबसे पहले जर्नल एंट्री करने के लिए आपको देखना है कि कौन से 2 ऐसे अकाउंट है जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक तो है परचेज अकाउंट, क्योंकि जब भी गुड्स की परचेजिंग की जाएगी तो हम गुड्स अकाउंट डेबिट या क्रेडिट ना लिख क्या करेंगे? परचेज को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। दूसरा, गुड्स किससे खरीदी जा रही है? गुड्स जो है वो मोहन से खरीदी जा रही है। तो यहाँ पर गुड्स की परचेजिंग जो है वो किस में हो रही है? कैश में हो रही है। तो यहाँ पर दूसरा जो अकाउंट है वो कौन सा है? कैश अकाउंट है। अगर ये उधार में परचेजिंग होती तो यहाँ पे कैश अकाउंट ना होकर के क्या होता? मोहन अकाउंट को लिखा जाता। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने कर लिया 2 अकाउंट को आइडेंटिटी। कौन कौन से अकाउंट? परचेज और कैश। अब देखो कि ये अकाउंट की टाइप क्या है। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नॉमिनल अकाउंट है। और ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये जो है रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल है और रियल अकाउंट के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्या जब राम परचेज कर रहा है तो उसके लिए ये खर्चा है या इनकम है? उसके लिए ये खर्चा है। तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? 50,000 रुपीज से। डेबिट की आइटम यहाँ लिखनी है हमें अमाउंट की। अब देखिए कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। इसका रूल है कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। क्या कैश आ रहा है राम के पास से? जा रहा है। जा रहा है तो व्हाट्स गोज आउट का रूल लगेगा। और ये एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पर 2 लगा दिया जाता है, टू कैश काउंट। और ये हो जाएगा 50,000 जो है क्रेडिट साइड हम लिख देंगे। LF का जो कॉलम है वो ये बताता है कि इसकी पोस्टिंग किस पेज पे हुई है लेजर बुक में,
और इसकी पोस्टिंग किस बुक लेजर के किस पेज नंबर पे हुई है। तो यहाँ पर ये जब हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जर्नल में, तो ये क्या बन गई, एंट्री बन गई, और इसे जर्नल एंट्री भी बोला जाता है क्योंकि जर्नल में रिकॉर्ड हो रही है। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये समझ लिया होगा। हम जब हमारा आगे जो जर्नल एंट्री का चैप्टर आएगा उसमें हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है बैड डेट्स क्या होते हैं। मैंने आपको डेटर बताए थे कि डेटर क्या होते हैं। तो डेटर जो है वो पर्सन थे जिनको हमने बिजनेस ने हम मतलब बिजनेस एंटिटी ने उधार में सामान बेच रखा है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो क्या जो बिजनेस एंटिटी कोई भी सामान अगर बेचती है उधार में तो क्या सारा पैसा वापस आ जाता है? नहीं आता। तो यहाँ पर जो डेटर पैसा नहीं चुकाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? बैड डेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो अमाउंट जो इरिकवरेबल है फ्रॉम द डेटर, डेटर से जो अमाउंट इरिकवरेबल है मतलब जो नहीं मिल पा रही है उसे क्या कहा जाएगा? बैड डेट्स कहा जाएगा। और इसके लिए प्रोविजन वगैरह भी बिजनेस एंटिटी में बना सकते हैं। इसको या तो जो है इसको जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर्स में से इसे लेस कर दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब स्टूडेंट्स वो डेटर जो अनकेपेबल है पे करने में, वो डेटर जो अपनी डेट्स पे करने में अनकेपेबल हो गया, मतलब वो अपने उधारी को चुका ही नहीं सकता, तो उसको क्या घोषित कर दिया जाता है? दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। उसकी सारी संपत्ति जो है गवर्नमेंट अपने अधीन ले लेती है और ऑक्शन के थ्रू उसे बेच करके उसकी उधारी को चुकाया जाता है। तो यहाँ पर जो डेटर अनकैपेबल है टू पे देयर डेट्स, अपनी उधारी को चुकाने के लिए जो डेटर अनकैपेबल है वो क्या कहलाएंगे? इंसॉल्वेंट कहलाएंगे। अब बात आती है सोलवेंट की। सोलवेंट कौन होंगे? तो सोलवेंट वो डेटर होते हैं जो कैपेबल हैं, जो अपनी डेट्स को चुकाने में, उधारी को चुकाने में कैपेबल है, समर्थ है। अगर कोई देनदार अपने उधारी को चुकाने में कैपेबल है, समर्थ है, तो सोलवेंट कहलाएगा, सक्षम कहलाएगा। और अगर कोई डेटर अपनी उधारी को चुकाने में असमर्थ है तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है स्टोर्स क्या होते हैं।
स्टोर्स किसे कहेंगे हम अकाउंट की लैंग्वेज में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऐसी गुड्स है जो बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमेबल है, जो गुड्स, उनको क्या कहा जाता है, गुड्स नहीं, थिंग्स, ऐसी थिंग्स, ऐसी वस्तुएं, ऐसा मटेरियल जो कंज्यूमेबल है, जिसको बिजनेस में यूज किया जाता है, लाइक टू स्टेशनरी, कोई स्टेशनरी खरीद रखी है, लुब्रिकेंट्स, मशीन वगैरह में डालने के लिए जो ऑयल वगैरह है, लुब्रिकेंट्स हैं, कोई भी स्पेयर पार्ट्स हैं जो व्यवसाय में यूज किए जाते हैं, ना कि सेल करने के लिए रखे गए हैं, जो व्यवसाय में यूज करने के लिए रखे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें स्टोर्स कहा जाएगा। अब इसके बाद अगली जो टर्म है वो है टर्नओवर क्या होता है। तो बिजनेस की जो टोटल सेल होती है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे क्या कहा जाता है, टर्नओवर कहा जाता है। बिजनेस की जो टोटल सेल है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे टर्नओवर कहा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है लाइव स्टॉक क्या होता है। कोई भी बिजनेस एंटिटी में किसी भी तरीके का अगर एनिमल्स वगैरह है तो उसे क्या कहा जाएगा, लाइव स्टॉक कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर हॉर्सेस, कैटल, ये जो एनिमल हैं, और एनिमल कौन से होने चाहिए, डोमेस्टिक एनिमल होने चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स को लाइव स्टॉक कहा जाता है, लाइक हॉर्सेस या एनी कैटल, किसी भी तरह का जो पशु है वो लाइव स्टॉक में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात की अकाउंटिंग टर्म्स की। यहाँ पर जो लास्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। एक बिजनेस एंटिटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की शेयर्स या डिवेंचर्स या एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, परचेज कर रखा है फ्रॉम एंटिटी, तो उसे क्या कहेंगे हम, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब एक अकाउंटिंग टर्म जो है वो है एंटिटी क्या होती है। तो कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, एनी इकोनॉमिक यूनिट जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है,
तो उसे क्या कहा जाएगा? अकाउंट की लैंग्वेज में एंटिटी कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो ये सेकंड चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये कंप्लीट होता है। हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में न्यू टॉपिक के साथ हमारी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए